डियर स्टूडेंट्स, आज हम गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचारों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने गोखले के राजनीतिक चिंतन, एक उदारवादी राजनीतिक चिंतक के रूप में उनका अध्ययन किया। उनके जो साधन थे, उन्होंने जो साधन अपनाए वो उदारवादी थे और संवैधानिक साधन थे। वे एक रचनात्मक राजनीतिज्ञ तो थे ही और एक सुलझे हुए अर्थशास्त्री भी थे। अर्थशास्त्र और इतिहास के वे विशेष जानकार थे। उन्हें सरकार का गैर सरकारी वित्तीय सलाहकार भी कहा जाता था। उनके जो प्रमुख आर्थिक विचार हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। उन्होंने भारत के भारी सैनिक और प्रशासनिक व्यय में कमी का आग्रह किया। गोखले भारतीय जनता की बढ़ती हुई गरीबी को देखकर बहुत चिंतित रहते थे और उन्होंने ये समझ लिया था कि इस गरीबी का मूल कारण यह है कि भारत का सैनिक व्यय बहुत अधिक है और नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में भी यूरोपीय अधिकारियों को ऊंचे ऊंचे वेतन देने से जनता के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं हो पाता। उन्होंने सेल्बाई आयोग के सामने गवाही भी दी थी कि भारत का सैनिक व्यय अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है। उन्होंने बताया था कि रूस में राजस्व का 21%, फ्रांस में 19%, जापान में 16%, इटली में 13% सेना पर व्यय किया जाता है, जबकि भारत का सैनिक व्यय 35% है, जो कि बहुत अधिक है। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि आरक्षित यानी रिजर्व सेना की स्थापना करके सैनिक व्यय में कमी की जानी चाहिए और सेना में भारतीयों को बड़ी संख्या में अधिकारी पद देने से भी व्यय में कमी होगी, क्योंकि सेना के भारतीय अधिकारियों को यूरोपियन अधिकारियों की तुलना में कम वेतन भत्ते देने होंगे। इस प्रकार उन्होंने सैनिक व्यय में बहुत अधिक कमी करने पर जोर दिया और प्रशासनिक व्यय पे कमी करने पर भी उन्होंने बल दिया और कहा कि प्रशासनिक व्यय में कमी के लिए नागरिक सेवाओं का भारतीयकरण किया जाना चाहिए, नागरिक सेवाओं में भारतीयों को स्थान दिया जाना चाहिए, भारतीयों को पद दिए जाने चाहिए। तो ये उनका प्रमुख आर्थिक विचार है, सैनिक और प्रशासनिक व्यय में कमी पर बल। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत में रेलों के विस्तार को प्राथमिकता देने का विरोध किया। यद्यपि ये जानते थे कि रेलों के कारण संचार व्यवस्था में सुधार हुआ है और अकालग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न पहुंचाने में भी रेलें बहुत उपयोगी रही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने रेल सेवाओं के विस्तार होने पर होने वाले भारी व्यय का प्रबल विरोध किया और कहा कि अंग्रेजों ने भारत में रेलों का विस्तार मानवोचित कारणों से नहीं बल्कि भारत का आर्थिक शोषण करने के उद्देश्य से किया है। रेलों की मदद से भारत के गांवों से अनाज और कच्चा माल बंदरगाहों तक और वहां से विदेश भेजा जाता है तथा विदेश से जो फैंसी माल आयात किया जाता है उस अनावश्यक सामान को रेलों की सहायता से गांवों और कस्बों तक पहुंचाकर और वहां से ऊंचे मूल्यों पर बेचा जाता है। इससे स्वदेशी उद्योगों का नाश हो रहा है और दस्तकार तथा छोटे शिल्पकारों को लघु उद्योगों से हटाकर कृषि कार्य में धकेला जा रहा है। इस प्रकार रेलें जो हैं वो भारत में दोहरे आर्थिक शोषण का आधार बन रही हैं। एक शोषण तो यहाँ का जो कच्चा माल है वो बंदरगाहों तक ले जाकर विदेशों में ले जाया जाता है और दूसरा जो फैंसी माल विदेशों से लाया जाता है वो यहाँ गांव कस्बों में बेचकर यहाँ के जो स्वदेशी उद्योग और छोटे उद्योग हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। इस प्रकार दोहरा शोषण हो रहा है, दोहरा आर्थिक शोषण हो रहा है भारत में रेलों के द्वारा। उन्होंने ये भी बताया कि विदेशी व्यापारियों को दी जाने वाली अधिक रियायतों और सुविधाओं के कारण रेलों को घाटा हो रहा है, इसलिए उन्होंने रेलों के विस्तार को प्राथमिकता देने का विरोध किया।
वे मुक्त व्यापार की नीति के भी विरोधी थे। उन्होंने स्वतंत्र व्यापार या फ्री ट्रेड का विरोध करते हुए कहा कि भारत पर यह नीति लादी गई है और लादी गई ये नीति सभी उद्योगों का नाश कर रही है। स्वतंत्र व्यापार यानी आयात निर्यात स्वतंत्र होने के कारण जो वाष्प चलित और अन्य मशीनों की प्रतियोगिता के सामने भारत के पुराने उद्योग नहीं टिक पा रहे हैं। ऐसे में देश की प्रगति रुक गई है, लोग फिर से खेती में जाने को बाध्य हो गए हैं और पहले से अधिकाधिक गरीब होते जा रहे हैं। गोखले ने कहा कि संरक्षण की नीति को भी भारत में नवजात उद्योगों को संरक्षण दिया जाना चाहिए और संरक्षण की नीति को भी पर्याप्त सतर्कता और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योगों को ऐसे संरक्षणों की आवश्यकता है जो कि विकासमान भारतीय उद्योगों को यूरोपियन उद्योगों के साथ अनियंत्रित और अवांछित प्रतियोगिता से तो बचाए, लेकिन एकाधिकारी प्रवृत्तियों और केंद्रीकरण को जन्म ना दे। इसके अतिरिक्त उनके आर्थिक चिंतन में हम देख सकते हैं कि ग्रामीण ऋणग्रस्तता के प्रति भी उन्हें चिंता थी और वे कृषकों की ऋणग्रस्तता के प्रति अत्यधिक चिंतित थे। वो ये बात भली भांति जानते थे कि कृषकों को और ग्रामीणों को अपनी कृषि संबंधी आवश्यकताएं और अन्य आवश्यकताएं पूरी करने के लिए महाजनों से और अन्य स्रोतों से ऋण लेना पड़ता है और उनके द्वारा कृषि भूमि और अन्य साधनों को गिरवी रखकर ही यह ऋण प्राप्त किया जा सकता है और ये सारी स्थिति कृषकों के लिए प्राण लेवा या जानलेवा होती है। गोखले का ये सुझाव था कि गांवों में सहकारी साख समितियां स्थापित की जाएं और उनके माध्यम से ग्रामीणों और कृषकों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने की संस्थागत व्यवस्था की जानी चाहिए। तभी ग्रामीणों और कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। गोखले ये जानते थे कि भारतीय कृषि अत्यंत विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रही है, इसलिए उन्होंने कृषि क्षेत्र में उत्पादन की तकनीकों में सुधार, उत्पादन कार्य के लिए बीज, खाद और सिंचाई के साधनों की व्यवस्था, उत्पादित माल के विक्रय आदि कार्यों में कृषकों के हितों की रक्षा के लिए राजकीय हस्तक्षेप को वे उचित मानते थे। इसके अतिरिक्त गोखले ने अपने आर्थिक चिंतन के अंतर्गत जनता पर करों के भार को कम करने पर बल दिया और कर व्यवस्था में सुधार के लिए उन्होंने अनेक सुझाव दिए। उनमें से प्रमुख थे अकाल के समय जो कर था भूमिधार उसकी माफ़ी होनी चाहिए और आयकर से उन्मुक्ति की सीमा में वृद्धि होनी चाहिए। सूती वस्त्र पर उत्पादन शुल्क समाप्त किया जाए और उसे पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए और जो प्रशासनिक व्यय को सीमित रखा जाए और करों से प्राप्त जो धनराशि है उसका बड़ा भाग लोक कल्याणकारी गतिविधियों पर खर्च किया जाना चाहिए। इस प्रकार गोखले ने जनता पर करों के भार को कम करने पर बल दिया। इसके बाद अगर उनके चिंतन पर प्रकाश डालें तो उन्होंने औद्योगिक विकास पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास के क्षेत्र में अगर अवहेलना की जाएगी तो वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी घातक होगी। उन्होंने देश के उद्योगपतियों से अपील की कि उद्योग में लगे श्रम में अधिकाधिक कुशलता लाने के प्रयत्न किया जाए, उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया जाए और भारतीय माल के लिए विदेशों में मंडियां खोली जाएं। इस प्रकार उन्होंने औद्योगिक विकास पर भी बल दिया, औद्योगिकीकरण पर भी बल दिया। शिक्षित वर्ग को एक नई दिशा में प्रशिक्षण प्राप्त हो और उन्हें औद्योगिक शिक्षा मिल सके, इस दिशा में एक नई पीढ़ी तैयार हो सके जिसको बेरोजगारी से राहत मिले। इसलिए उद्योगों में
उन्होंने भारत के मध्यम वर्गीय शिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति को भी प्रोत्साहन दिया। इसके अतिरिक्त गोपाल कृष्ण गोखले ने वित्तीय विकेंद्रीकरण पर भी बल दिया। उनका कहना था कि लोगों के कल्याण के कार्यों का भार तो प्रांतीय सरकारों पे है, लेकिन जो राजस्व है और कर है उनका अधिकांश भाग केंद्रीय सरकार हड़प लेती है, जो कि नितांत अनुचित है। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि प्रांतों के पास पर्याप्त वित्तीय साधन बने रहें और वे अपने क्षेत्र का कल्याण कर सकें, विकास कार्य कर सकें। प्रांतीय सरकारों को कर लगाने के अधिकार दिए जाने से पूर्व कुछ विशेष शर्तें लगाई जानी चाहिए। और कुल मिलाकर गोखले के आर्थिक चिंतन को हम देखें तो वे भारत के आर्थिक शोषण की भावना से किए जाने वाले सभी कार्यों के विरोधी थे। उन्होंने भारत में जो भारी सैनिक व्यय हो रहा था उसको कम करने पर बल दिया, रेलों के बहुत अधिक विस्तार को प्राथमिकता देने का विरोध किया और जो फ्री ट्रेड नीति थी, मुक्त व्यापार नीति, उसका मुख्य रूप से विरोध किया और जो कर और राजस्व वसूली होती है उसको जन कल्याण पर खर्च करने पर बल दिया। ये थे गोखले के प्रमुख आर्थिक विचार।